बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, सर ज़फ़र यूट्यूब के ट्विटर चैनल से। टॉपिक है हमारा आज बैंकारी में चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में फ़र्क। तो पहले तो मैं आपको ये बताता चला जाऊँ कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट से हम सवाल ये करते हैं कि इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है, और स्टूडेंट्स जो है वो इन दोनों चीज़ों की मतमासल चीज़ें, मुशाबे चीज़ें जो है वो बता रहे होते हैं। तो सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ अलग चीज़ें हैं। सिमिलैरिटीज़ का मतलब ये होता है कि वो चीज़ें बताएं जो दोनों में पाई जाती हैं, और फ़र्क का मतलब ये है कि वो चीज़ें बताएं जो एक में है दूसरी में नहीं है। मिसाल के तौर पर जब मैं इस मार्कर्स की बात करता हूँ तो मैं कहूँगा कि इनका साइज़ एक जैसा है, ये सिमिलैरिटी है। मैं कहूँगा इसका भी कैप है उसका भी कैप है, तो इसका भी बॉटम है उसका भी बॉटम है, ये सिमिलैरिटीज़ है। तो जब मैं डिफरेंस बताऊंगा तो ये कहूंगा कि इसका कलर ग्रीन है इसका कलर ब्लैक है, वो और तरह का है वो और तरह का है। तो ये है डिफरेंस। तो डिफरेंस को ख्याल रखिएगा, बात का स्टूडेंट जो है वो बात समझते नहीं है। ये तो हमें यहाँ फ़र्क पूछ रहा है, चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या फ़र्क है। सबसे पहला फ़र्क स्टूडेंट, चेक जो है वो सिर्फ बैंक के नाम बनाया जाता है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक के नाम भी बनाया जा सकता है, किसी इदारे और किसी शख्स के नाम भी बना सकते हैं आप इसको। तो चेक जो है वो सिर्फ और सिर्फ बैंक के नाम जारी होता है, किसी और शख्स के नाम जारी नहीं हो सकता। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज चेयरपर्सन के नाम भी जारी हो सकता है, पर्सनैलिटी के नाम भी जारी हो सकता है, किसी इदारे के नाम पर भी इशू किया जा सकता है, और बराह रास्त बैंक के नाम भी जारी हो सकता है। तो सबसे पहला फ़र्क तो ये होता है। उसके अलावा स्टूडेंट में यहाँ ये भी बताता चला जाऊँ जो मैंने यहाँ नहीं लिखा, कि यहाँ फ्रीकैन की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 3 होती है, और यहाँ फ्रीकैन की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 3 से ज़्यादा 8 भी हो सकती है, और इससे भी ज़्यादा पॉसिबल होता है। तो यहाँ फ्रीकैन जो है, अगर हम चाहें तो इसको लिख लें, जो फ्रीकैन है हमारे यहाँ फ्रीकैन सिर्फ 3 होते हैं, और यहाँ जो है फ्रीकैन जो है हमारे पास 3 होंगे, और यहाँ 2 भी हो सकते हैं 8 भी हो सकते हैं। ये एक डिफरेंस है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता। हो सकता है कि वहाँ भी 2 से ही काम चल जाए और यहाँ भी 2 से ही काम चल सकता है। दूसरा फ़र्क है स्टूडेंट, कबूलियत ज़रूरी नहीं। मैंने जब आपको बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ाया था तो उस वक्त आपको एक लफ्ज़ बताया था कि जब कोई सेलर चीज़ें भेजेगा उस पार्टी के पास, तो वो इम्पोर्टर चीज़ों को वसूल करने से पहले उसकी तरफ से भेजा हुआ बिल एक्सेप्ट करेगा। तो जब तक मिसाल के तौर पर मैं एक्सपोर्टर हूं और आप इंपोर्टर हैं, तो मैं आपको चीज़ें भेजूंगा, आप चीज़ें इंपोर्ट करेंगे, मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं। तो मैं जैसे ही चीज़ें आपको भेजूंगा तो साथ में बिल ऑफ एक्सचेंज भी भेजूंगा। तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ मैंने करना है, मैंने बनाना है, मैं मेकर हूँगा उसका। ये भी तफसील से वीडियो मौजूद है मेरी। वो बिल ऑफ एक्सचेंज मैं आपके पास भेजूंगा सामान के साथ। तो सामान वसूल करने से पहले वो मेरा भेजा हुआ बिल, जिस पर यह लिखा होगा कि आप 3 महीने के बाद या फला तारीख को इतनी अमाउंट पे करने के पाबंद हैं, आप मेरी इन शराइत को एक्सेप्ट करेंगे, मेरे भेजे हुए बिल को एक्सेप्ट करेंगे। जब तक आप मेरा भेजा हुआ बिल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक बिल ऑफ एक्सचेंज की कानूनी हैसियत सिफर होती है। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस का, कबूलियत का एलिमेंट इंतहाई ज़रूरी होता है, जबकि चेक में ये बात ज़रूरी नहीं होती। मैंने चेक आपके नाम भेजा, आप उसे कबूल करें या ना करें, ड्रॉ हो गया। लेकिन बिल में ऐसा नहीं है। बिल में सामने वाली पार्टी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगी बिल की हैसियत सिफर होती है, जबकि यहाँ कबूलियत का कोई एलिमेंट, कोई शायबा, कोई ज़रूरत नहीं होती। तीसरे नंबर पर है स्टूडेंट हमारे पास रायती अय्याम। जब आपका बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है उसकी 90 डेज की मुद्दत पूरी हो जाए, उन 90 डेज के बाद मजीद 3 दिन आपको रायती तौर पर दिए जाते हैं पेमेंट्स के लिए। मजीद ग्रेस डेज दिए जाते हैं। 3 दिन मुद्दत गुजर गई, लेकिन उसके बाद फिर आपको 3 दिन दिए जाते हैं। जबकि रायती अय्याम का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं होता कतई। लेकिन यहाँ मैं आपको यह भी बताता चला जाऊं, जो कि मैंने बिल्कुल एंड पर लिखी है ये बात, उस पर चलते हैं हम एक लम्हे के लिए। यहाँ मुद्दत में भी फर्क है दोनों में। जो चेक होता है, जिस दिन उस पर तारीख लिख दी जाए, जिस दिन ये इशू कर दिया जाए, विद इन 6 मंथ आपको यानी कि 180 डेज के अंदर अंदर
आपको 180 डेज के अंदर अंदर वो चेक जो है वो कैश करवाना है। जब 180 डेज गुजर जाएं, 6 महीने गुजर जाएं, उसके बाद आपको एक लम्हा भी एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता। तो यहाँ सबसे बड़ा फर्क तो यह है कि इसकी मुद्दत मुतय्यन होती ही नहीं, जब आप चाहें। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये इंदल तलब होता है, और ये इंदल तलब भी हो सकता है, बादल इंदल तलब भी हो सकता है। तो यहाँ मुद्दत 6 महीने होती है, 6 महीने लिखी हुई नहीं होती, 6 महीने के अंदर अंदर आप उसको कैश करवा सकते हैं। जबकि यहाँ लिखी हुई मुद्दत होती है 3 महीने की, लेकिन 6 महीने गुजर गए, अब आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम पीरियड नहीं मिलेगा। 3 महीने गुजर गए, फिर भी आपको 3 दिन जो है वो रायती अयाम दिए जाते हैं। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट क्रॉस चेक, क्रॉस की सूरत। ये जो हमारा चेक है इसे आप क्रॉस कर सकते हैं। इसे क्रॉस करने का मतलब क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि जब आप चेक जारी करते हैं तो उस चेक पर इधर 2 पैरेलल लाइंस लगा देते हैं। अब इन लाइंस का मतलब ये होता है कि ये चेक ड्रॉ नहीं हो सकता, ये चेक कैश नहीं हो सकता, इस चेक को आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकते हैं। जबकि अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं तो फिर यहाँ क्रॉसिंग का एलिमेंट शामिल नहीं होता। कुछ मुल्कों में ये कोशिश हो रही है कि इसको भी क्रॉस चेक की सूरत दी जाए, तो अभी जो ऐसा मुमकिन नहीं है। यहाँ क्रॉस कर देते हैं, यहाँ क्रॉस नहीं हो सकता। क्रॉस होने का मतलब यह है कि वो कैश नहीं होगा और अब आपके अकाउंट में जमा होगा। क्योंकि ये क्रॉस होता ही नहीं, इसे हर सूरत में कैश ही होना होता है। उसके बाद अगला फर्क है स्टूडेंट हमारे पास इस्तरदाद का। ये बिल जो है, चेक जो है, ये भी मुस्तरद हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी मुस्तरद हो सकता है। दोनों पर वीडियोस मौजूद हैं, देख लीजिएगा। तो जब आपका चेक मुस्तरद हो जाए तो सामने वाली पार्टी को चेक के मुस्तरद होने की खबर देना, इत्तला देना, नोटिस भेजना जरूरी नहीं होता। लेकिन अगर बिल मुस्तरद हो जाए तो इसका नोटिस भेजना इंतहाई जरूरी हो जाता है। इस नोटिस के बाद नोटिंग और प्रोटेस्टिंग शुरू हो जाती है, वो एक अलग मरहला है। लेकिन यहाँ नोटिस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, यहाँ नोटिस का कॉन्सेप्ट जरूरी होता है। ये नहीं कहा मैंने कि होता है, जरूरी है। यहाँ नोटिफाई करना जरूरी है, नोटिस जरूरी है, फिर उसके बाद प्रोटेस्टिंग वगैरह होती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट अदायगी का एलिमेंट। चेक जो है, मैंने चेक जारी किया और मैं चेक जारी करने के बाद आपको चेक दे देता हूं। जब तक आप बैंक पहुंचे तब तक मैं बैंक को फोन कर सकता हूं कि मेरा ये चेक जो आ रहा है इसे कैश ना किया जाए। तो मैं चेक को, उसकी अदायगी को, उसके कैश को रोकने का मजाज हूं। कौन? जो ड्रॉवर होगा, जो चेक को बनाएगा, जो अकाउंट होल्डर होता है, उसके पास ये इख्तियार होता है कि वो चेक की अदायगी को रोकना चाहे तो रोक सकता है। मैंने विलिंगली, जानबूझकर, आप अपने इरादे से आपको चेक दिया है, लेकिन जब आप चले गए तो हो सकता है कि कोई और वजह बन गई हो और मैं वो नहीं चाहता कि वो कैश ले लें आप, मैं बैंक को फोन कर दूंगा, तो कैश नहीं मिलेगा आपको, चेक की अदायगी रुक जाएगी। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में किसी भी सूरत में आपकी अदायगी को रोकने का इख्तियार नहीं किसी के पास भी, दोनों में से। अब जाहिर है कि ड्रॉवर तो रोकेगा ही क्यों, उसने तो पैसे लेने हैं, वो क्यों रोकेगा। अब रहा मसला एक्सेप्टी का, जो एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टर का, तो एक्सेप्टर जो है उसके पास भी इख्तियार नहीं है कि उसकी अदायगी को रोक दे। तो यहाँ आप चेक की अदायगी को रोकने के मजाज हैं, यहाँ आप चेक की अदायगी को नहीं रोक सकते। उसके बाद है हमारे पास रेवेन्यू टिकट। यहाँ हमारे पास चेक पर किसी किस्म का कोई रेवेन्यू स्टैंप नहीं होता, रेवेन्यू का टिकट नहीं होता, बराह रास्त अदालत से कोई ताल्लुक नहीं होता। बैंक बनाता है इसको, चेक बुक को, और बैंक प्रिंट करके कस्टमर को दे देता है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज बाकायदा अदालत का एक डॉक्यूमेंट कहलाता है और अदालत का बाकायदा रेवेन्यू टिकट भी लगता है, स्टैंप भी होता है ये। तो यहाँ स्टैंप का कोई ताल्लुक नहीं होता, यहाँ स्टैंप का ताल्लुक होता है। ख्याल रखिएगा कि जो हमारे पास रेवेन्यू स्टैंपिंग होती है ये ओथ कमिश्नर करता है। तो इस पर अगले से वीडियो बनाएंगे कि ये क्या होता है। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट को जनरल बातों का नहीं पता होता, ओथ कमिश्नर क्या होता नहीं पता, अटॉर्नी जनरल क्या होता है क्या पता नहीं पता। आमतौर पर इन चीज़ों का इल्म हमें होना बड़ा ज़रूरी है, तो हम इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इस पर कभी बात करेंगे। तो यहाँ रेवेन्यू टिकट का होना ज़रूरी नहीं होता, होता ही नहीं है। और यहाँ रेवेन्यू
स्टैंप का होना इंतहाई ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स। और आखिर पर जो है मुद्दत जो है वो मैंने आपको पहले बता दिया, इसकी मुद्दत जो है वो मुकर्रर नहीं होती, लेकिन विद इन 6 मंथ आप इसको कैश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो मुद्दत मुकर्रर होती है, आमतौर पर 90 डेज की ये मुद्दत होती है। लेकिन मैं यहाँ बताता चला जाऊँ कि दोनों पार्टीज बाहमी रजामंदी से इसको 90 डेज से कम का भी बना सकते हैं, लेकिन 90 डेज से एक्सटेंड नहीं कर सकते, फिर वो गैर कानूनी हो जाएगा। तो ये हमारे पास बुनियादी फ़र्क थे स्टूडेंट्स। तो चेक और बिल का फ़र्क, फिर इसी तरीके से चेक और आपका प्रोम नोट का फ़र्क भी आपको बताएंगे, फिर बिल और प्रोम नोट का फ़र्क भी आपको बताएंगे। और यहाँ आपको जाने से पहले एक खबर देनी है स्टूडेंट्स, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको, कि आप हमारे साइट पर जाकर भी तमाम मामला को डिस्कस कर सकते हैं। आप जाकर लिखेंगे www में आप लिखेंगे ztutor.blogspot.com। तो यहाँ जाकर भी आप अपने मामला को शेयर कर सकते हैं। आपको यहाँ नोट्स भी अवेलेबल हुआ करेंगे थोड़े दिनों के बाद इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। वैसे मैं इसका लिंक भी नीचे दे दूंगा इस वीडियोज़ के, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि हमारे टॉपिक से आपको सीखने का मौका मिल रहा है। अपने कीमती कमेंट्स हम तक ज़रूर भेजा करें और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि तमाम वीडियोज़ बर वक्त जो है सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। और वो लोग जिन्होंने हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है इस प्लेटफॉर्म पर, उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताया करें, शेयर और लाइक किया करें। और हमारे ब्लॉग स्पॉट का या हमारे साइट पर आकर भी अपने मामला को डिस्कस किया करें। इसके अलावा फेसबुक पर भी आप जाया करें, तो फेसबुक पर भी इसी नाम से, जी ट्यूटर के नाम से ही फेसबुक है हमारा, और उस पर भी जाके आप कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपनी तजावीज़ हम तक भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।